का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी प्यारे बच्चों आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत। और हमारे अतीत में ही आपका जो हम लोग पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, हजारों वर्षों के दौरान हुए आपके परिवर्तन की पड़ताल यानी कि जांच हम लोग कर रहे थे। तो कल का जो हम लोग लेक्चर पढ़े थे, आपका देखे थे, कल हम लोग देख रहे थे कि कैसे आपका लिपक आपका लिपि बनाते थे, कैसे वो नकल कॉपियां तैयार करते थे, कैसे वो आपको पांडुलिपियां बनाते थे। तो इन सब चीजों के विषय में हम लोगों ने एक एक करके गौर करके बहुत अच्छे से पढ़ा और उनको बहुत अच्छे से गौर करके हमने देख भी लिया। और हमने इन सब चीजों पर आपका बात भी की कि ये चीजें किस तरह से थी, क्या इनके पहलू थे। एक एक पहलुओं को हमने गौर कर जान कर पढ़ने का हमने प्रयास किया और उनको बहुत अच्छे से हमने आपका देखने की कोशिश भी की। क्लियर है? इनको हम लोग आपका देख चुके हैं, हम लोग इस पर और अच्छे से बात भी कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने इन सभी को खोज लिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर और बहुत सारी चीजें हैं जो इनको हम लोग आपका गौर कर इसमें आपका देखेंगे। अब देखिए, बात कर रहे थे नए राजनीतिक समूह की। तो कुछ चेंजेस हुए थे 700 से आपके 1750 के बीच, यानी कि 1000 वर्षों में कितना चेंज हुआ, उस चेंजेस को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, वो चेंजेस को हम लोगों को आपको समझना है, एक एक करके हम देखना है। और कल मैंने आपसे कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, आप घर में अपने बड़ों बुजुर्गों से पूछ के आएंगे जो रहट थी वो किस तरह से काम करती थी। ये रहट का इमेज आपके सामने है। रहट एक प्रकार का सिंचाई का यंत्र था, जिससे क्या होता था, कुएं के माध्यम से पानी निकाला जाता था और बैल इसको चलाते थे। ये देख रहे हैं जो पर डंडा लगा हुआ है, ये वाला, ये इस तरीके से घूमता रहता था यूं, और ये पहिया नीचे से पानी भरता रहता था और ऊपर इस तरह से यहाँ इसमें पानी छोड़ता रहता था। इस तरह से क्या होती थी, आपका सिंचाई होती थी। क्लियर है? तो ये रहट को भी हमने आपका देखा कि मैंने कहा आप लोग पढ़ लेना। ठीक, और इस रहट को काम करते हुए मैंने एक दो बार देखा है। क्लियर है? अब तो रहट नहीं है, क्योंकि अब तो आपका पंप हाउस बने हुए हैं, आपका ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई हो रही है, सरकारी कुएं हैं, इंजन है, न जाने कितने ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आज के समय में ये सिंचाई बड़ी आसानी से हो रही है। लेकिन पहले ऐसा आपका नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहे हैं इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अब क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड एक दूसरे की यात्रा करने लग गए थे। क्या हो गए थे? झुंड के झुंड, मतलब लोगों के ग्रुप क्या कर रहे थे, एक साथ आपकी यात्रा एक दूसरे से जो है यात्रा करने लग गए थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। कैसे थी? बहुत सारी अपार संभावनाएं थी जो इस समय आपका गढ़ी जा रही थी, और आप उनको देख सकते हैं कि अपार संभावनाएं यहां निकलकर जो है सामने आ रही थी। ठीक, महत्व बड़ा, और उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसे राजा का पुत्र के नाम से जाना जाता था। यह भी हमने देखा कि उसके अंतर्गत कैसे, देखिए पढ़ लिया था, मैं समझा रहा हूं कि आपने देखा है राजपूत का मतलब क्या है, राजा का राजपुत्र, यानी कि राजा का जो पुत्र है हम उसको राजपूत कहते हैं। 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह आमतौर पर जो लोग योद्धा समूह थे वो क्या करते थे, इस नाम का आपका, वो लोग इस समूह में इनका प्रयोग करते थे। और क्या कहते थे कि हम क्षत्रिय वर्ण से हैं, और क्षत्रिय वर्ण होने का वो लोग क्या करते थे, आपका दावा भी करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत राजा और उसके सामंत वर्ग ही नहीं, यानी कि ये तो आते ही थे। देखिए, राजपूत के अंतर्गत कौन कौन आ रहे हैं, राजा और राजा के जो सामंत हैं वो, और उसके साथ सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चरण राजपूत का आचरण संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वाभिमान, भक्ति, गुणगान थे। ओम कायस्थ और मुख्य लिपक मुंशियों ने करने वाली जाति ने भी इसका
समूह का फायदा उठाया। यानी कि जो उनके साथ राजाओं के साथ जो अन्य लोग काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने आप को क्या लिखा कि हम भी राजपूत हैं। ठीक। पूरे इलाके के दौरान जंगल की कटाई हो रही थी। अब क्या था कि जितना भी आपका जंगल था, अब उसकी कटाई होने लगी है, और जंगल की कटाई हो रही है तो क्या होगा, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तेजी से और आमतौर पर पूरे हुए। कैसा हुआ? बहुत तेज था और आमतौर पर तेज बढ़ रहा। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ठीक, अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। क्या हो गए? उन्होंने क्या कर दिया, अपनी खेती जो थी उसे कर रहे थे समूह क्षेत्र में, जमीन जुताई करने लगे और कृषक बन गए। अब क्षेत्रीय समूह में आपका बाजार हमारे सामने आ गया। मुखिया, पुजारी, मठ, मंदिरों में आपके प्रभावित होने लगे। बड़े वर्ग और जटिल समाज का अंग बन गए थे। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्गों की बेगारी करनी पड़ रही थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपज जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी के आदि काम में करते रहते थे। उनको पाल लिया। मवेशी पालने से अगर उनके पास खाली समय है तो वो आपका कुछ ना कुछ आपका बना लिया, बेच लिया। इस तरह के काम में वो आपके लगे रहते थे ताकि उनकी जो आजीविका है वो आपके सुचारू रूप से वो क्या हो बच्चों, चलती रहे। ठीक। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति उपजातियों में बढ़ जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्ज स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के आपके सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभावी सत्ता का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे के बदले थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र का और। तो अब यहाँ क्या था, कुछ जो आपके दर्जे हैं, जो कुछ चेंजेस हैं वो यहाँ आपको नजर आने लगे। कुछ स्टेप जो है आपको बदले बदले आपको दिखाई देने लगे। तो आप उस चेंजेस को, उस बदलाव को इसमें पूरा समझ सकते हैं और आपका देख सकते हैं। तो बच्चों, आपको इतना समझ आया? जितना पढ़ा है अभी तक हमने, इसमें किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे खड़े होकर पूछ सकते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है, कुछ डाउट, कोई क्वेरी हो, इस पूरे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न किसी प्रकार का, किसी भी बच्चे का, किसी भी स्कूल से? आगे बढ़ते हैं और इसमें नई नई बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। आप अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां और स्वयं अपने नियम बनाती हैं। कह रही जो जातियां हैं वो क्या करती हैं, स्वयं अपना नियम बनाती हैं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती है। कह रहे जो आपके नियम कानून बन रहे हैं उनका क्या होता है, एक जाति के बड़े वर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो उसका नियम का पालन करती हैं। जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता है, लेकिन जाति को अपने निवास के गांव के आपके रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता है। मेल मिलाप से वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर है। और कह रहे हैं अगर आप उनको देखें तो किसी एक गांव की छोटी सी यूनिट यानी इकाई जैसा आपको दिखाई देगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे और इसको बढ़ेंगे। चलिए, अब कोई बच्चा है जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा? कोई बच्चा किसी स्कूल से? जैसी पुखाल, माइक ले कोई बच्चा एक। बेटा का नाम क्या है बेटा? आयुष। नहीं। ठीक है बेटे, आप पढ़ना प्रारंभ करें। अध्याय 2 लुगला। अध्याय 3 बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे।
दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266-1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रसिद्ध के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। में पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिस संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं शासक लोग इस उपद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेखन क्यों करते रहते हैं। सन 1318 के कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सीधी हिंदी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में माबारी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बताइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं कीजिए और भिन्न हैं उन और घेरा खींच दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? बैठ जाइए बेटे, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए आप। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हमारे सामने कुछ क्षेत्र आएंगे और नए साम्राज्यों का जन्म होगा। इन नए क्षेत्र साम्राज्यों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे चोलों के विषय में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तुगलक है आपका, ठीक, दिल्ली आपका सल्तनत का भाग है, इसको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत के बाद आएंगे मुगल, इनके विषय में हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। चोलों के विषय में कहा पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 में, यानी कि जस्ट इससे अगला पाला पार। तुगलक वंश यानी कि आपका दिल्ली सल्तनत, चैप्टर नंबर 3। इसके बाद मुगल साम्राज्य, चैप्टर नंबर 4। क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बाद आपका मुगल साम्राज्य आएगा, उसको हम लोग गौर करके पढ़ेंगे। और इनके अंदर एक बहुत बड़े क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति का मतलब है किसी की प्रशंसा में लिखा गया कोई पत्र, कोई स्थान या कोई ताम्रलिपि या कोई उल्लेख अगर हमको मिलता है, हम उसको बोलते हैं प्रशस्ति। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपने क्लास में टॉप किया और आपको आपकी टीचर या आपके टीचर आपको आपके प्रिंसिपल आपको एक अच्छा सा तो आपको सर्टिफिकेट बना के दे, तो वो क्या हुआ? आपका प्रशस्ति हुआ। एग्जाम्पल के लिए चैप्टर नंबर 2 को देखें, हम लोग कल पढ़ेंगे तो उसमें साफ हो जाएगा। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में, बच्चों किसे बताया गया? गयासुद्दीन बलबन को। क्या बताया गया? पूर्व में कौन है? बंगाल। बंगाल में कौन शासक कर रहे हैं? तो बंगाल में इसी समय गौड़ वंश का शासन चल रहा है। और पश्चिम में जगह पड़ती है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में गजनियों का शासन है तक फैला हुआ था। यानी कि कितना बड़ा क्षेत्र था, मैं आपको अभी दिखाऊंगा गयासुद्दीन बलबन का क्षेत्र कि कहां तक गौड़ है और कहां तक गजनी फैले हुए हैं, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रवण भी आ जाता था। यानी कि दक्षिण भारत तक भी उसका क्षेत्र था, जिसमें गौड़ यानी कि आपका बंगाल के हो गए, आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के विभिन्न क्षेत्र थे।
और कहते थे इसके सामने ही सेना भी आपकी नहीं टिकती थी। अब देखिए, यह है बंगाल वाला रीजन और यहां है अफगानिस्तान वाला रीजन, इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक, अब देखिए, आप अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, पूरे क्षेत्र को आपको दिखाई देगा। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये पूरा क्षेत्र था जहां पर पहले आपका मुगल लोग शासन कर रहे थे। इतने क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत थी, इतना मैंने आपको बनाकर दिखाया। अभी नीचे जो आपको दिख रहा है प्रेजेंट को, क्लियर है। अब यहां पर क्या था, उनका पूरा कब्जा था। अब देखिए, बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, तो यही पार्ट क्या आता है आपका, दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। ये पूरा देख रहे हैं। चलिए, अब यहां नंबर दिखाया गया है, कहां पर कच्छ है, कहां पर मुल्तान, कहां पर कन्नौज, कहां पर लाहौर, कहां पर कन्नौज, बदायूं, दिल्ली, अवध, बिहार, लखनवी, मालवा, ये सब सारे क्षेत्र कहां पर हैं, इसमें बड़े अच्छे से उल्लेख करके दिखाया गया है। ये चित्र है पूरा, ये नंबर है। आपको अगर इसे मैप में देखोगे तो सारी चीजें आपकी बड़ी अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। आपकी बुक में आप इनको नोट कर देख सकते हो। भारत में एक बहुत प्रसिद्ध आपके कवि हुए हैं 1318 में, उन कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के विषय में मैंने पहले भी बताया है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले उर्दू भाषा को प्रारंभ किया है। ये उसके जन्मदाता माने जाते हैं। या तो भारत में हिंदी चलती थी, या संस्कृत, या अरबी, या फारसी। उर्दू का अगर किसी ने आविष्कार किया है तो ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो है। ठीक, और आपका जो एक गाना है जिसको कहते हैं आपका उर्दू में क्या बोलते हैं, कव्वाली, जानते हो कव्वाली? कव्वाली का आविष्कार करने वाले भी अमीर खुसरो हैं। और तबला, जो आपने देखा तबला बजाते हैं बच्चे, ठीक, इस तबले का भी आविष्कार करने वाले कौन है, अमीर खुसरो है। तो इनके विषय में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताए, आप लोग लिख लीजिए। किसी बच्चे ने भी ये कोशिश नहीं करी कि हमारे को नए पॉइंट पता चल रहे हैं, हम लोग इनको लिख लें। ध्यान दीजिए, नोट करिए इनके विषय में। चलिए, कम से कम लिखेंगे, याद रहेगा। ध्यान दो सामने। चलिए, अब देखिए, ये कुछ कहते थे, क्या कह रहे थे अमीर खुसरो, कि इस देश में हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। ठीक, ऐसा है, इस देश में हर क्षेत्र में अलग अपनी भाषा है। अब आप अपने राज्य को ही देख लीजिए, दूसरे की बात छोड़िए। हमारे यहां जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, क्लियर है, नेपाली, भोटिया, थारू, बोक्सा जैसी आपके लैंग्वेज यहां आपका बोली जाती है। मानते हो नहीं मानते? तो छोटा सा राज्य है, लेकिन इसमें भी बोलियों का बड़ा आपका चलन है। देखिए, भाषा और बोली में अंतर होता है, पहले आपको क्लियर होना चाहिए। भाषा और बोली में अंतर होता है। हमारे यहाँ बोलियां हैं, भाषा नहीं है। क्लियर है? इसको भी देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्रम मतलब दक्षिण कर्नाटक को बोलते हैं। तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश, गुजरी यानी कि गुजरात में बोले जाने वाली, मतावारी यानी कि तमिलनाडु में, गोड़ी मतलब जो आपके गौड़ वंश के शासकों द्वारा थी आपकी बंगाल, जिसको हम आपका बंगाली कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बोलते हैं अवधी। क्या बोलते हैं? अवधी। और बिहार के बाद में आपका मगध से नीचे की जो लैंग्वेज उसको बोलते हैं मगधी भाषा। तो अवधी और मगधी, क्लियर है? अगर आप लोग हिंदी में भाषा का उद्विकास करेंगे तो आपको बहुत सारी भाषा मिलेंगे, मगधी, अवधी, ब्रज भाषा, क्लियर है? अलग अलग साहित्य हैं इनके, छोड़िए। और हिंदवी कहां बोलते थे? दिल्ली के आस पड़ोस का क्षेत्र है, जैसे हरियाणा, ठीक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तो ये क्षेत्र हैं जहां पर ये भाषा बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बताया मतलब उसको बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी थी। कह रहे ये सारी थी तो सही भाषाएं, इनके अलावा एक भाषा और थी जिसको हम बोलते हैं आपका संस्कृत भाषा। क्या कहते हैं? संस्कृत, जो किसी विशेष क्षेत्र में की भाषा नहीं थी। अब ये सारी भाषा जो आपने पढ़ी है किसी न किसी विशेष क्षेत्र में बोली जा रही थी,
लेकिन संस्कृत का कोई भी अपना विशेष क्षेत्र नहीं था। यह एक प्राचीनतम भाषा है और कक्षा 6 में क्या बताती हैं कब्र और किताबें, वहां पर आपको जिक्र आएगा और सामने स्पष्ट रूप से आपको सारी चीजें दिखाई देंगी और आपको बताई भी देंगी कि क्या बताती हैं कब्र और किताबें। उसमें आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपको दिख जाएंगी कि भाषा का महत्व उसमें क्या रहा है और कैसा था। ठीक, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। और आप भी जानते हो कि संस्कृत को आज भी पढ़ने पढ़ाने का काम अधिकतर आपका संस्कृत लोग ही जानते हैं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्र में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, जो विभिन्न आपके चारों ओर आपके खींचे उनके घेरे बनाइए। अब आपको देखना है, ये काम आपको स्वयं करना है और आपको ये भी देखना है कितनी भाषा कितनी बोली बोली जाती हैं, यह आपको समझना है। ठीक, चलिए एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए, नोट करिए और आप मुझे जब भी क्लास होगी अगली आप बताएंगे बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो सभी बच्चे आपको ढूंढ के लाना है। गूगल करिए, कहीं से आप किताबों से खोजिए, किसी से भी पूछिए, आप मेरे को एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि भाषा और बोली में डिफरेंसेस क्या है। ठीक, चलिए तो अभी जितना पढ़ा है इसमें कोई डाउट कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। चलिए कोई बच्चा खड़ा हो और माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़े, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, जीआईसी कुंभीचौड़। यस सर। क्या नाम है बेटे आपका? सृष्टि। ठीक है सृष्टि, आप पढ़ना शुरू करो। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी खलजी, तुगलक और मुगल जैसे एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले। इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी।
थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर संवयनियम की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। बहुत बढ़िया, शाबाश जीएससी कुंभीचोड़। आप लोग बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सभी बच्चे बैठ जाइए, आप सभी। चलिए, तो बच्चों देखिए समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं, तो फिलहाल आज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये प्रॉमिस है कि जब भी लेक्चर होगा इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जिस तरह से जीएससी कुंभीचोड़ के बच्चे और अभी पहले स्कूल पढ़ रहा था, इस तरह से आप लोग आपका मिलजुल कर पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और एक बार सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आप तब तक अपने सारे विषयों का, सारे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए। धन्यवाद।